हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है सामाजिक अध्ययन। वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 17, 16 के लघुत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 का प्रश्न लेंगे। 2023 का पहला प्रश्न है, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, अच्छे नागरिक के 4 गुण। पहला है सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता। एक अच्छा नागरिक समाज में व्याप्त समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। दूसरा है संविधान का आदर और ईमानदारी। वह संविधान का पालन करता है और अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रखता है। तीसरा है दूसरों के प्रति सम्मान। वह सभी जाति, धर्म और लिंग के लोगों का सम्मान करता है और समानता में विश्वास रखता है। आगे है चौथा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण। एक अच्छा नागरिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहता है। वह वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण में योगदान देता है। साथ ही वह महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण का समर्थन करता है, जिससे समाज में लैंगिक समानता स्थापित होती है। और प्रश्न संख्या 2 है, वनों से होने वाले लाभ बताइए। तो क्या क्या लाभ हैं देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, हमने इमेज भी जोड़ दिया है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप पूरा उत्तर वैसे ही पा जाएंगे। तो उत्तर है दोस्तों, वनों के लाभ। पहला है ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना। दोस्तों, पेड़ लगाएंगे उससे जो है ऑक्सीजन बना रहेगा और प्रदूषण कम होगा। ठीक है, पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो इन सभी से लाभ होने वाला है। दूसरा है तापमान नियंत्रित कर ग्लोबल वार्मिंग कम करना। और तीसरा है जल प्रवाह को रोककर बाढ़ से बचाव करना। और चौथा है लकड़ी और औषधियाँ प्रदान करना। ठीक है, तो इनसे हम लोगों को लाभ होता है और हानियाँ भी, अगर इसको विपरीत करेंगे तो ये हानियाँ हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं चित्र को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मांग अधिक और पूर्ति कम होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। इससे ऋण लेने वालों को लाभ और देने वालों को नुकसान होता है। बचत की क्रय शक्ति भी घट जाती है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उत्तर है, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण को घटाकर बाजारों को स्वतंत्र बनाना। इससे कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा और उपभोक्ताओं को फायदा मिला। ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 है, अपरदन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अपरदन वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और हिम के प्रभाव से मिट्टी व चट्टानें कटकर हट जाती हैं, जिससे मृदा क्षरण और भूमि की उर्वरता घटती है। ठीक है, तो जब दोस्तों बाढ़ आएगा, हर चीज़ ये सभी जो क्या होगा, वहाँ से मिट्टी कट कर चली जाएगी, तो साथ में खरपतवार, जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो भी बह करके चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कट गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। उत्तर है, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला सबसे प्रसिद्ध था। इसने जो हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर, यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, जिसमें वह विशाल संपत्ति लेकर लौटा। जो सोमनाथ पर गया था दोस्तों लूट करने के लिए, वहां से बहुत ही ज़्यादा संपत्ति लेकर के आया। और प्रश्न संख्या 7 है, संविधान की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, हेडिंग डाल करके पहला लिखिएगा, विस्तृत लिखित संविधान। यह क्या है कि एक विस्तृत लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा है कठोर व लचीलेपन। यह संविधान दोस्तों क्या है कि कठोर है, मतलब इसमें
दोस्तों जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए न तो ज़्यादा यह कठिन है न तो ज़्यादा सरल है, ठीक है। कठोरता व लचीलता दोनों पाया जाता है। और तीसरा है मौलिक अधिकारों की गारंटी। इसमें जो संविधान है दोस्तों, यह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों, न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है। जैसे दोस्तों कोर्ट वोर्ट देखते होंगे, यह किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म को कम ज़्यादा भेदभाव नहीं करना है, यह भी संविधान बताता है। और आगे है प्रश्न संख्या 8, बजट क्या है? उत्तर है बजट एक वर्षीय वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपने आय व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। इसमें पूंजीगत बजट, लंबी अवधि और राजस्व बजट, दैनिक खर्च शामिल होते हैं, ठीक है। राजस्व बजट में क्या होते हैं? दैनिक खर्च होते हैं, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 9, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख करें। तो क्या क्या कारण है पतन के, देख लेते हैं। तो उत्तर है गुप्त काल के पतन के कारण, पहला है हूणों के आक्रमण। हूणों के निरंतर आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। और दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारी। प्रभावशाली शासकों के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए जिससे शासन कमजोर हुआ। और तीसरा है आंतरिक विद्रोह। साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और असंतोष बढ़ने से प्रशासन कमजोर हो गया। और चौथा है आर्थिक संकट। लगातार युद्धों और आक्रमणों से अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ दोस्तों? अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक संकट भी बढ़ गया। और पांचवा है सैन्य शक्ति की कमी, ठीक है। जो सैन्य शक्ति है दोस्तों, वह भी कमजोर पड़ी, कि इसीलिए जो है क्या हुआ, गुप्त शासक जो कमजोर पड़ गए, ठीक है। तो सैन्य शक्ति की कमी, कमजोर सैन्य बल के कारण गुप्त शासक आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। और प्रश्न संख्या 10 है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? उत्तर है गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला में बड़ी उन्नति हुई। इस काल में आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमिहिर जैसे महान विद्वान हुए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम 2022 का प्रश्न सॉल्व करते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत का वर्णन कीजिए। मेगास्थनीज भारत का वर्णन कीजिए। उत्तर है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की समाज, संस्कृति, कृषि और व्यापार का वर्णन किया। उन्होंने पाटलिपुत्र को समृद्ध शहर बताया। उनकी टिप्पणियां भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत बनी हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है राजपूत कालीन समाज में जाति व्यवस्था प्रमुख थी। क्षत्रियों को युद्ध और प्रशासन में विशेष महत्व था। सती प्रथा और जौहर जैसी परंपराएं प्रचलित थी। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। कला, संगीत और साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे है प्रश्न संख्या 3 है, चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। उत्तर है चालुक्य वंश 6वीं से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत में शासन करता था। इसका प्रमुख शासन पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। चालुक्य शासकों ने कन्नड़ भाषा, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? तो पहला है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट क्या है? बाहरी ठोस परत जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। और दूसरा है मेटल, ठीक है। सिलिकेट खनिजों से बनी 2900 किलोमीटर मोटी परत होती है। और तीसरा है कोर, लोहे और निकेल से बनी, जिसमें बाहरी कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस है, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चित्र भी है। और आगे है प्रश्न संख्या 5, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चाँद के बीच आती है, जबकि सूर्य ग्रहण में चाँद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष सुरक्षा आवश्यक होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। उत्तर है भारतीय कृषि विविध जलवायु और मिट्टी पर आधारित है। यह मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है और बड़ी आबादी को रोजगार देती है। यह खाद्य सुरक्षा और निर्यात में योगदान करती है। ठीक है, तो कृषि दोस्तों क्या करती है, यह सुरक्षा तो बढ़ाती ही है और इसमें रोजगार अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 7 है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे। उत्तर है महमूद गजनवी ने भारत पर आर्थिक लाभ और साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर सहित कई समृद्ध मंदिरों को लूटा। उनका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और स्थानीय राजाओं को पराजित करना था। प्रश्न संख्या 8 है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और दोस्तों आगे है इसमें मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय व्यवस्था, यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 9 चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन था। शासन प्रणाली केंद्रीकृत थी जिसमें राजा सर्वोच्च था। प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। राजस्व व्यवस्था संगठित थी और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। और आगे है प्रश्न संख्या 10 अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अशोक मौर्य वंश का शासक था जिसने 168 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने शिलालेखों और जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा मानवता और न्याय को बढ़ावा दिया। और आगे दोस्तों 21 का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1 है नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। उत्तर है नवीन औद्योगिक नीति 1991 की जरूरत आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण पड़ी। इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण घटाना, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था, जिससे औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। और आगे है प्रश्न संख्या 2 मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अधिक मांग और कम आपूर्ति इसकी मुख्य वजह होती है, जिससे जीवन यापन महंगा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अधिक मांग हो जाएगी और जैसे आपको कुछ खरीदना हुआ वही चीज़ बहुत लोग खरीदेंगे तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत ही हाई हो जाएगी। ठीक है, आपूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही जो है मुद्रास्फीति में बताया गया है। और आगे है प्रश्न संख्या 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर है ये संविधान में दिए गए सिद्धांत हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और कल्याणकारी योजनाओं का मार्गदर्शन देते हैं। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, यह सरकार के ऊपर होता है। सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 4 महासागरीय जल परिसंचरण की गतिविधियों को उदाहरण द्वारा बताइए। उत्तर है महासागरीय जल परिसंचरण में
गर्म और ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं, जबकि लेब्राडोर ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ये धाराएं जलवायु और नौवहन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सभी जो है हवाएं हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 5। मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को चित्र सहित समझाइए। उत्तर है, मृदा अपरदन से गली अपरदन बनती है, जबकि बारिश से जलधारा मृदा ऊपरी परत को काट देती है। इससे संकीर्ण नलियां बनती हैं जो कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं। देखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र अच्छे से आप स्पष्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कट गया है, कट करके यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, सभी जो है बह करके मिट्टी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आगे है प्रश्न संख्या 6। सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। उत्तर है, सौर मंडल का जीवन पर प्रभाव सूर्य की ऊर्जा से होता है, जिससे प्रकाश और गर्मी मिलती है। ग्रहों की स्थिति, ऋतु परिवर्तन, दिन रात और ज्वाल भाटा को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ की, लेकिन सत्ता संघर्ष के कारण उनका शासन अल्पकालिक रहा, मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए इनका शासन रहा। और आगे है प्रश्न संख्या 8। अशोक के धम्म प्रचार के संबंध में अपने विचार रखिए। ठीक है, तो उत्तर है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने शिलालेखों द्वारा सत्य, दया और धर्म का प्रचार किया, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ गई। और आगे है दोस्तों, यहाँ पर चित्र है, तो आगे है प्रश्न संख्या 9 है, उदारीकरण के विषय में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उदारीकरण का अर्थ व्यापार में सरकारी नियंत्रण घटाकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और क्या है, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, आर्थिक विकास जो है अच्छे से बढ़ेगा। और प्रश्न संख्या 10 है, पवनों के कितने प्रकार होते हैं बताइए। ठीक है, पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है, पवनें 3 प्रकार की होती हैं। अस्थायी पवन जैसे व्यापारिक पवन, सामयिक पवन जैसे मानसूनी पवन, और स्थानीय पवन जैसे क्या है, चिनूक। ये क्या है, हवाएं हैं। ठीक है, तूफान है। और आगे है, यहाँ पर चित्र है दोस्तों, देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, और आगे चलते हैं, 2020 का प्रश्न लेते हैं। 2020 का पहला प्रश्न है, आग्नेय शैल की विशेषता बताइए। उत्तर है, आग्नेय शैल ज्वालामुखी से निकले गर्म मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। ये कठोर होती हैं और जल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें लोहा, तांबा, निकिल आदि खनिज पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्मशेष नहीं मिलते हैं, क्योंकि लावा उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 2। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनका उल्लेख करना है। ठीक है, तो उत्तर है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन, और अगला है देश की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच का विकास और बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, ये सभी हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। और आगे है प्रश्न संख्या 3। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद निजी और विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन मिला। आईटी, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तेजी आई, जिससे भारत वैश्विक औद्योगिक केंद्र बन गया। और आगे है प्रश्न संख्या 4।
दिन रात होने के कारण पर प्रकाश डालिए। उत्तर है पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होता है तब वहाँ दिन और विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति ही दिन रात का कारण बनती है। दोस्तों क्या है कि पृथ्वी जो है घूम रही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है और घूम रही है, और सूर्य क्या है कि एक ही स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो उसको जब घूमेगा दोस्तों तो क्या होगी, जो सूर्य के सामने पड़ेंगे आप, ठीक है, तो वहां पर प्रकाश दिखाई देगा, और नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, अंधेरा है, रात हो जाएगी। तो वही जो है बताया गया है। और आगे है अगला प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 5 है, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है जबकि अपर्दन में चट्टानों का स्थानांतरण होता है। अपक्षय स्थिर होता है जबकि अपर्दन में जल वायु बर्फ के कारण सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और आगे है प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बटी होती है। पहला होती है क्रस्ट, और दूसरा होती है मेंटल, तीसरा होती है कोर, ठीक है। तो ये है आपके सामने चित्र। आगे देखते हैं क्रस्ट में क्या है दोस्तों कि बाहरी ठोस परत जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। दूसरा है मेंटल, 2900 किलोमीटर गहरी परत जो सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है। और तीसरा है कोर, केंद्रीय भाग जो लोहे और निकल का बना होता है। और आगे है प्रश्न संख्या 4, चौथा नहीं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, ये 4 नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, गुप्त काल की विशेषता बताइए। उत्तर है गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता थी। यह काल कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग था। गणित में शून्य का आविष्कार हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हुआ। और आगे है प्रश्न संख्या 8, वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वायुमंडल 5 परतों में विभाजित हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है क्षोभ मंडल, मौसम परिवर्तन यही होता है क्षोभ मंडल से। और दूसरा है समताप मंडल, ओजोन परत होती है, ठीक है। और तीसरा है मध्य मंडल, समताप घटता है। और चौथा है थर्मोस्फीयर, तापमान बहुत अधिक होता है। एक्सोस्फीयर, अंतरिक्ष में यह मिलता है, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 9, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है। इसका उद्देश्य महंगाई नियंत्रण, विकास और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। इसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षित अनुपात जैसे उपकरण शामिल हैं। और प्रश्न संख्या 10 है, मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है 13वीं से 14वीं सदी में मंगोलों ने भारत पर कई हमले किए। चंगेज खान के नेतृत्व में हुए इन हमलों से राजनीति अस्थिर हुई, नगर उजड़ गए और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। आगे है दोस्तों 2019 का प्रश्न लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए। 2019 का पहला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। उत्तर है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला में बड़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराह मिहिर ने खगोलीय शास्त्र में योगदान दिया। कालिदास की रचनाएं प्रसिद्ध थी और अजंता एलोरा की चित्रकला उत्कृष्ट थी। प्रश्न संख्या 2 है, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उत्तर हो जाएगा सूफी मत में एकेश्वरवाद और प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। सूफी संत त्याग और भक्ति में विश्वास करते थे। वे ईश्वर को प्रियतमा मानते थे और प्रेम को सर्वोच्च मानकर उसी में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, कालिदास कौन थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं उत्तर क्या होगा।
तो उत्तर हो जाएगा कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, उनकी रचनाएं हैं। क्या थी? नाटक में इनका था अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और महाकाव्य में है रघुवंशम, कुमार संभवम, खंड काव्य है मेघदूतम, ऋतुसंहार। और प्रश्न संख्या 4 है मुहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई? तो उत्तर है मुहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल रही क्योंकि तांबे और कांसे के सिक्कों का मूल्य सोने चांदी के समान रखा गया। लोग नकली सिक्के बनवाने लगे, जिससे मुद्रा का मूल्य घट गया और बाजार में अव्यवस्था फैल गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि जो सोने और चांदी के समान जो सिक्के बनाए गए थे, तो उन्हीं को जो है कॉपी करके डुप्लीकेट बनाया गया है। ठीक है, तो जो प्रचलित अभी मुद्रा है, अगर इन्हीं को आप डुप्लीकेट बनाएंगे, उन्हीं को चला देंगे, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, क्या होगी? बाजार में अव्यवस्था आ जाएगी। आगे है प्रश्न संख्या 5, जलप्रपात क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जलप्रपात वह स्थान है जहां नदी का जल ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है। यदि जल कम ऊंचाई से गिरता है तो उसे जलप्रपात, और अगर वही अधिक ऊंचाई से जल गिरे तो उसी को ही हम महाजलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई से गिर रहा है तो महाजलप्रपात, और यही अगर और नीचे से गिरेगा तो क्या हो जाएगा? जलप्रपात हो जाएगा। और आगे है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सूखे के समय राहत देता है, यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है और पेड़ पौधों की जड़ों को जल प्रदान करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। और प्रश्न संख्या 7 है लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। भारत इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 8, श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के 2 गुण लिखिए। तो कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे पहला है सुरक्षा। बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षित लेन देन, ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। और दूसरा है तकनीकी सुरक्षा। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से ग्राहकों को सुविधा मिलती है। और प्रश्न संख्या 9 है उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता के अधिकार, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। उचित मूल्य, गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करना और शिकायत दर्ज कराना। जैसे आप कोई कपड़ा लेते हैं, मान लेते हैं आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, दुकानदार के पास गए, या कटा फटा है, दुकानदार के पास गए कि आपका जो है सामान कटा फटा है, नहीं लेंगे, और वो मना करता है, दुकानदार भी नहीं लेता है वापस, तो आप क्या करेंगे? तो आप उपभोक्ता हुए, आप जो है उसका कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है इसमें बताया गया है। और कर्तव्य क्या हो जाएगा? उत्पादन की जानकारी लेना, उचित उपयोग करना, रसीद रखना, ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना। इसके माध्यम से ही आप क्या कर पाएंगे? कंप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे है प्रश्न संख्या 10, भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर है भारत में औद्योगिक विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, श्रमिकों का कौशल विकास और निवेश अनुकूलन नीतियां बनाना जरूरी है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के लिए अवसर बढ़ सकें। और आगे देखते हैं दोस्तों, 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई थी।
उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का राज्यारोहण किया और शासन को सुदृढ़ बनाया। प्रश्न संख्या 2 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। तो 4 नाम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कालिदास, महान कवि और नाटककार हैं कालिदास, और दूसरा है आर्यभट्ट, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। वर रुचि दोस्तों यह जो है संस्कृत के विद्वान हैं। और चौथा है भास्कराचार्य, ये क्या थे कि गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। उत्तर है, विशाख दत्त के 2 नाटक हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा मुद्रा राक्षस, दूसरा हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। और प्रश्न संख्या 4 है, राजपूतकालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, राजपूतकालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिर हैं। पहला है काली मंदिर कालिका, और दूसरा है देवघर का बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है तारापीठ का तारा माता मंदिर, और चौथा है खिचड़ी का खंडेराय मंदिर। ठीक है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तर है, भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से उत्पन्न कंपन है। इसकी तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जो भूकंप आता है उसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और आगे है प्रश्न संख्या 6, अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं। ये ठोस, तरल, गैसीय रूप में हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, कागज, रासायनिक पदार्थ आदि। ठीक है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? उत्तर है, भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 8, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? उत्तर है, मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 9, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसको वैसे ही लिख देंगे दोस्तों। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार फिर भी। उत्तर है, विकसित अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर ऊंचा होता है और औद्योगिक उत्पादन अधिक होता है, जैसे अमेरिका, जापान। यहाँ पर दोस्तों काम की कमी नहीं है। ठीक है। और क्योंकि दोस्तों ये विकसित हैं। ठीक है। और हम लोगों का क्या है, अभी विकासशील देश है। ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था में औसत आय कम होती है और आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है, जैसे भारत, ब्राजील। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हेडिंग डाल करके लिखिएगा। पहला है विविधता। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का समान रूप से विकास हो रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को संतुलन और स्थिरता मिलती है। और दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, जिससे विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। और तीसरा है अविकसित क्षेत्र। क्षेत्र में अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे समस्याएं बनी हुई हैं। दोस्तों अगर अभी तक लास्ट तक बने हैं दोस्तों तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है,
सिकंदर के आक्रमण से भारत पर यूनान का संपर्क बढ़ा और भारत की छोटी रियासतें खत्म हो गई। गांधार कला का विकास हुआ, राजनीतिक एकता को बढ़ावा मिला और व्यापार मार्ग खुले। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 2, गुप्तकालीन साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। उत्तर है गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक लिखे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। इस काल में काव्य और नाटक की नई शैलियाँ विकसित हुई। और प्रश्न संख्या 3 है, राजपूतों ने कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। उत्तर है राजपूतों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है खजुराहों का मंदिर, इनको जो है चंदेल वंश द्वारा निर्मित कराया गया। और दूसरा है आबू का दिलवाड़ा मंदिर, यह जो है जैन धर्म का प्रमुख मंदिर था। और तीसरा है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, शिव को समर्पित मंदिर है यह। चौथा है सांभार का सूर्य मंदिर, यह जो है सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। और प्रश्न संख्या 4 है, सल्तनत काल की 4 प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तर है सल्तनत काल की प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन से हैं, तो पहला है कुतुब मीनार, यह दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में हुआ। यह विश्व धरोहर में शामिल है। और दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और तीसरा है अलाई दरवाज़ा, यह कुतुब परिसर में स्थित है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और चौथा है हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की समाधि है। ठीक है, और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रकूट कौन थे, इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है राष्ट्रकूट वंश कन्नड़ मूल का था, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने की थी। उनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। उपलब्धियां देख लेते हैं। पहला है एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। और दूसरा है साहित्यिक योगदान में कविराज मार्ग की रचना हुई। और तीसरा है शासन काल में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। और प्रश्न संख्या 6 है, चक्रवात क्या है, इसके 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा चक्रवात एक तीव्र तूफान है जिसमें हवाएं तेजी से घूमती हैं। प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो पहला है इमारतों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचता है इससे। ठीक है, और दूसरा है परिवहन और संचार बाधित होती है। तीसरा है बाढ़ और भूस्खलन आता है। चौथा है जल प्रदूषण और बीमारियों का प्रसार होता है इससे। और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे गोल 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 और ऊपर क्या है बहुत ही तगड़ा घूम रहा है। ठीक, अगर इसमें जाएंगे आप तो जो है निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 विशेषताएं क्या क्या हैं। उत्तर है भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह जो है यह दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, और दूसरा विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार दिए गए हैं। और तीसरा है मौलिक कर्तव्यों का समावेश, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य प्रावधान किए गए हैं। ठीक है इसमें। और चौथा है एकल नागरिकता का प्रावधान, भारत में सभी नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, आप भारत में एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर विदेश में जाएंगे तो यहाँ से आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये नियम जो है बदलते भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे है प्रश्न संख्या 8 है, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है,
जब पृथ्वी एक भाग सूर्य के सामने होता है तब दिन और विपरीत भाग होने पर रात होती है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये हो गया सूर्य, ठीक है, और यहाँ पर है पृथ्वी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो नाच रही है दोस्तों, इसी पर घूम रही है गोल गोल। ठीक है, कभी आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आएंगे पीछे, तो जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है छाया दिखाई पड़ेगी, और यहाँ क्या होगा आगे, यहाँ पर जो है आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा इसी पर पड़ रहा है। और आगे देखते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 9, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है अच्छे नागरिक के गुण, पहला है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, दूसरा है देशभक्ति और कानून का पालन, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, चौथा है दूसरों की मदद और सहयोग की भावना। प्रश्न संख्या 10 है वनों से होने वाले लाभ बताइए। उत्तर है वनों से लाभ, हेडिंग डाल करके लिखिएगा, पहला हो जाएगा भोजन के लिए फल फूल मिलते हैं। ठीक है, वनों से क्या होता है, जो भोजन के लिए आपको फल फूल मिल जाएंगे, आम हो गया, ठीक है, और भी प्रकार के वनों में फल पाए जाते हैं। और दूसरा है लकड़ी और जलावन प्राप्त होता है। ठीक है, लकड़ी आप प्राप्त करके खाना बना सकते हैं, इससे और भी लाभ होते हैं। ठीक है, फर्नीचर, डेस्क बेंच, तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप इनसे बना सकते हैं। और तीसरा है जड़ी बूटियों और औषधियों का स्रोत। ठीक है, तो इनसे आपके लिए, ठीक है, अनेक प्रकार के जो है उपयोग में ला सकते हैं, दवाएं बना सकते हैं। ठीक है, नीम का पेड़ का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अनेक प्रकार के दोस्तों जड़ी बूटियों का आप मिश्रण करके औषधि बना सकते हैं, तो इनसे भी लाभ होता है। चौथा है पशुओं को चारा मिलता है। ठीक है, पशुओं को इनसे चारा मिलेगा। और आगे है पांचवा जलवायु संतुलन और मिट्टी संरक्षण में सहायक। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, जो जलवायु संतुलन तो होती है, जैसे बारिश होती है तो क्या होती है, मिट्टी कट जाता है, लेकिन अगर पेड़ पौधे हैं तो मिट्टी को कटने नहीं देता है। ठीक है, अगर आप नदी के किनारे देखते होंगे तो बहुत से पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, और बीच में पानी चली जाती है तो कटाव नहीं होता है, उसके ऊपर से पानी बह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन 2016 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।